मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज पहली स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में चुनावी नतीजों से चंद घंटे पहले क्यों मचा हुआ है हंगामा और केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के 16 विधायकों को 15 करोड़ का ऑफर मिलने का जो बड़ा आरोप लगाया है, क्या है उसकी इनसाइड स्टोरी। दूसरी स्टोरी में पड़ताल होगी महाराष्ट्र में फर्जी वोटरों को लेकर किए गए राहुल गांधी के उस दावे की, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे राहुल ने महीने में 3 बार अपना ही आंकड़ा बदल दिया। और देश का मूड मीटर की तीसरी स्टोरी भारतीय नस्ल की उस गाय की जिसे 40 करोड़ रुपए में खरीदा गया। लेकिन शुरुआत केजरीवाल के ऑपरेशन लोटस वाली सियासत के साथ। तो एग्जिट पोल की भविष्यवाणियों ने दिल्ली चुनाव के नतीजों पर पूरे देश की दिलचस्पी बढ़ा दी है। एक एक कर कई एग्जिट पोल दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की बंपर वापसी का पूर्वानुमान जता चुके हैं। लेकिन इससे पहले या यूं कहें कि पहले ही दिन से, चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी इन सारे एग्जिट पोल्स को खारिज करती रही है और अब उसने एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कहा कि दिल्ली में बीजेपी ऑपरेशन लोटस में लगी है। आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों को रिजल्ट से पहले ही तोड़ने की कोशिश हो रही है। और केजरीवाल के इस बयान के बाद पूरी आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि कैसे दिल्ली में ऑपरेशन लोटस की तैयारी पूरी कर ली गई है और कैसे उनके विधायकों को खरीदने का पूरा प्लान बनाया जा चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि इन आरोपों में दम कितना है, इसमें सच्चाई है भी या नहीं, या फिर केजरीवाल को भी एग्जिट पोल के सच होने का अंदेशा सता रहा है और इसीलिए वो अपने 12 साल पुराने दावे को नए सिरे से आजमा रहे हैं। इन सवालों की तह तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया पोस्ट को देख लीजिए, जिसमें चुनावी नतीजों से पहले दिल्ली की पॉलिटिक्स में हंगामा मचा दिया है। केजरीवाल ने अपने इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 घंटे में, यह कल रात की पोस्ट है, कि पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाओ और हम मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देंगे। यह अरविंद केजरीवाल का एक तरीके से पोस्ट है जिसमें कि उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों की अभी से खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ का काम शुरू हो गया है। केजरीवाल का यह सोशल मीडिया पोस्ट कल रात करीब 8:45 बजे का है और इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि उनके 7 उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को एकजुट रखने के लिए आज इसीलिए एक बड़ी बैठक बुला ली, जिसमें दिल्ली के सभी उम्मीदवारों को बुलाया गया था। नतीजों से पहले और नतीजों के बाद कुनबा बिखरे नहीं, इसके लिए आम आदमी पार्टी ने अभी से ही घेराबंदी शुरू कर दी। लेकिन सवाल यह है कि आपको यह डर आखिर सता क्यों रहा है? क्या उसे भी इस बात की आशंका सता रही है कि उसके नंबर उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो सकते हैं और अगर मामला बॉर्डर लाइन तक पहुंचकर अटक गया तो बीजेपी पासा पलट सकती? इस डर का कारण क्या है, इस पर आगे भी बात करेंगे। लेकिन जरा देखिए कि आम आदमी पार्टी के इस आरोप के बाद दिल्ली की राजनीति में सरगर्मी कैसे बढ़ गई। तो दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के आरोप को निराधार और भ्रामक बताते हुए उपराज्यपाल से इसकी शिकायत कर दी जाकर बाकायदा, और उपराज्यपाल ने हाथों हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के आदेश भी दे दी कि पूरे मामले की जांच करे और रिपोर्ट सौंपी जाए। लेकिन इससे पहले कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ करने पहुंचते, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुद एसीबी के दफ्तर पहुंच गए और जो बात सोशल मीडिया पर और टीवी पर बयानों के जरिए कही जा रही थी, बाकायदा उसकी लिखित शिकायत दर्ज करा दी। और इधर संजय सिंह एसीबी दफ्तर जा रहे थे और उधर उसी समय एसीबी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल के घर पर आ गए। हालांकि आज कोई पूछताछ नहीं हो सकी क्योंकि
अरविंद केजरीवाल के वकील का कहना था कि उनके पास कोई लीगल नोटिस नहीं था। कुल मिलाकर पूरे दिन दोनों तरफ से खूब सियासी पैंतरेबाजी होती रही। 16 से अधिक लोगों तक उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक का हमने फोन नंबर जारी किया है। एसीबी उस पर कार्रवाई करे ना, ड्रामा क्यों कर रहे हो? कार्रवाई करके दिखाओ ना। एक पे तो कार्रवाई करने दो। आपको भी तो पता चलना चाहिए कितनी निष्पक्ष संस्था है। तो ये तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आरोप हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कोई ये पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने निराधार आरोप लगाए और फिर पीछे हटकर उनको माफी मांगनी पड़ी। सुनिए एक बार दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। हमारी सीधी सी शिकायत है कि अगर इस तरह का कोई झूठ बोलता है तो उसको अपना दिखाना पड़ेगा, साक्ष्य सबूत दिखाने पड़ेंगे कि फोन कहां से आया है, उसकी जांच होगी, नाम बताना पड़ेगा किसने फोन किया, कौन आदमी है जिसको फोन किया है। हवा में बातें करने से बात नहीं चलती ना। आप कुछ भी थूकेंगे और भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। और ये पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी आतिशी मार लेना, पहले एक मामले में जमानत में अरविंद केजरीवाल 6 बार माफी मांग चुके हैं। तो इस पार्टी का चरित्र क्या है वो जनता को समझ में आ चुका है, लेकिन कानून की भाषा में इनको समझाना पड़ेगा। तो दिल्ली बीजेपी गिना रही है कि अनर्गल आरोप लगाना केजरीवाल की फितरत है और इसके चक्कर में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए वो 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार माफी मांग चुके हैं। इस बार वो बचने वाले नहीं हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बाकायदा एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर दिया है और क्या पूछा है जरा एक बार देखिए। तो केजरीवाल ने केजरीवाल से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या बातें कही गई है जरा दिखाइए। इसमें एक बार देखिए कि ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जो केजरीवाल को नोटिस जारी किया गया है उसमें ये बातें लिखी गई है। और क्या क्या बातें लिखी गई है? उन्होंने कहा है कि जो आपने एक्स पोस्ट किया है वो आपने किया है या किसी और ने किया है, पहले ये स्पष्ट करिए। अरविंद केजरीवाल से नोटिस भेजकर यह सवाल पूछा एंटी करप्शन ब्यूरो ने। फिर दूसरा जो पॉइंट है उसमें पूछा गया है कि जिन 16 आप विधायकों को रिश्वत का ऑफर आया उसकी डिटेल बताइए। क्यों, कौन कौन से 16 विधायक हैं जिनको कि इस तरीके से ऑफर आया है 15 करोड़ रुपए रिश्वत देने का, जरा ये इसकी डिटेल बताइए। तीसरा पॉइंटर है इसमें, उसमें क्या पूछा गया? उसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी विधायकों को जिस फोन नंबर और व्यक्ति द्वारा संपर्क किया गया उसकी जानकारी दीजिए। फिर चौथा जो पॉइंट है उसमें पूछा गया है कि अपने दावे और आरोप को साबित करने वाले सबूत मुहैया कराइए। और जो 5वीं और आखिरी जो लाइन है इस लीगल नोटिस की वो है कि कारण बताइए कि सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। कि अगर आप ये जो 4 बातें कही गई है, ये जो सबूत मांगे गए हैं, डिटेल मांगे गए हैं, अगर ये आप नहीं मुहैया कराते हैं तो इस तरह की जो भ्रामक जानकारी आप फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। तो ये 5 पॉइंट में एक लीगल नोटिस भेजकर और एसीबी ने केजरीवाल से जवाब मांगा है। तो केजरीवाल की तरफ से तो अभी जवाब नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक विधायक मुकेश अहलावत दावा कर रहे हैं कि उन्हें जिस आदमी ने फोन करके 15 करोड़ के बदले पार्टी बदलने का ऑफर दिया था वो परवेश वर्मा की तरफ से बोल रहा था। एक बार सुनिए मुकेश अहलावत। बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को, हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। और बोले आपके फायदे के लिए है। इतना तो मैं समझता हूँ क्या फायदे। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। 15 करोड़ का देखो सुनो फिर उन्होंने मेरे को ये बोला, रिकॉर्डिंग तो देखो ऐसा है, व्हाट्सएप कॉल किया है। तो दिल्ली चुनाव के नतीजों से कुछ घंटे पहले जिस तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव के नतीजे कई मायने में चौंकाने वाले भी हो सकते हैं और उन नतीजों के आने में अब बस कुछ घंटों का वक्त रह गया है। इस खींचतान में दिल्ली का 30 मार खां नहीं 36 मार खां कौन बनता है। 36 मार खां इसलिए क्योंकि यहां जिसकी 36 सीटें आ गई सरकार उसकी बनेगी। तो दिल्ली का 36 मार खां कौन बनता है ये जानने के लिए कल सुबह 6 बजे से नवभारत जरूर देखिए, क्योंकि यहां आपको दिखेंगे दिल्ली चुनाव के सबसे तेज नतीजे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बारी है दूसरी स्टोरी की, जिसमें आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी क्यों महाराष्ट्र में फर्जी वोटर के अपने ही आंकड़े को लगातार बदल रहे हैं। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए। इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है। तो बीजेपी ये कह रही है कि नतीजों से पहले जैसे आम आदमी पार्टी ने हार के बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं, वैसे ही दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले राहुल गांधी ने भी एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी दिल्ली में अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर ही फोड़ने वाला है। दरअसल आज राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत और एनसीपी शरद की सांसद सुप्रिया सुले भी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग पर फायर थे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत कैसे बढ़ गया, जबकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का वोट कम ही नहीं हुआ। अगर मेरा कम नहीं हुआ तो उनका बढ़ कैसे गया, यह सवाल उन्होंने पूछा। और राहुल गांधी के सवाल पर चुनाव आयोग का जवाब क्या आया वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि कैसे राहुल गांधी ने और किस आधार पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर यह हमला बोला है। जरा एक बार पहले सुनिए और उसके बाद इसकी पूरी कहानी आपको बताऊं। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। ये पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए। तो राहुल गांधी ने दावा किया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 39 लाख नए मतदाता जुड़ गए। राहुल ने चुनाव आयोग से पूछा कि सिर्फ 5 महीने में इतने ज्यादा नए मतदाता कहां से आए। राहुल गांधी को एक बार, जैसा कि हमने आपको सुनाया, अब आपको चुनाव आयोग का क्या इस पर जवाब है वो आपको मैं बताऊं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसमें वो खुद क्यों घिर रहे हैं और ये राहुल गांधी ये सवाल उठाकर कैसे खुद फंस गए हैं, एक बार आपको मैं दिखाता हूं। जैसा कि राहुल गांधी ने जो कहा उस पर आपने गौर किया होगा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो जो कह रहे हैं वो बहुत सीरियस है और बहुत बड़ा आरोप है। और उन्होंने बात की हिमाचल के पॉपुलेशन की, लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में वोटर के बढ़ने का जो आरोप लगा रहे हैं और जो आंकड़े दे रहे हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे। उन्होंने अब तक 3 बार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान नए वोटर्स बढ़ने का आरोप लगाया है, और वो भी 1 महीने के भीतर ही कमोबेश, और तीनों बार अलग अलग आंकड़ा बताया है। 15 जनवरी को सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर्स बढ़ गए। इसके 18 दिन बाद राहुल गांधी ने यह आंकड़ा बदल दिया। उन्होंने 3 फरवरी को यह दावा किया कि 70 लाख वोटर बढ़ गए, और अब 3 दिन बाद ही एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक नया आंकड़ा लेकर आ गए, और अब यह दावा कर रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में 39 लाख वोटर बढ़ गए। यानी कि 3 अलग अलग मौके और 3 अलग अलग आंकड़े। अब आप खुद सोच लीजिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो उसको लेकर कितने संजीदा हैं और इन आरोपों में कितना दम है। एक बार जरा सुनिए राहुल गांधी। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था।
The voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। तो सुना आपने, अब बताइए क्या ही कहा जाए। जब राहुल बार बार नए वोटर्स का नंबर ही बदल दे रहे हैं तो उनके आरोपों को कितना सही माना जाए। और मजे की बात है देखिए कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो वोटर बढ़े उनकी संख्या हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर है, और वो आंकड़ा बदल दे रहे हैं। मतलब राहुल गांधी को हिमाचल प्रदेश की आबादी कितनी है यह भी नहीं पता, वो 70 लाख है कि 39 लाख है। अब 70 और 39 दोनों तो नहीं हो सकती। आखिरी जनगणना के मुताबिक वर्ष 2011 में हिमाचल प्रदेश की आबादी करीब 68 लाख थी और अब हिमाचल की अनुमानित जनसंख्या करीब 75 लाख। लेकिन राहुल गांधी ने पहले हिमाचल की आबादी 70 लाख बताई और अब आज वो 39 लाख बता रहे हैं। अब राहुल गांधी तो नेता हैं, उन्हें कुछ भी कहने और कुछ भी दावा करने का लाइसेंस मिला हुआ है, क्योंकि प्रूव करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके ऊपर। लेकिन चुनाव आयोग तो ऐसे किसी तरीके से के आरोप को इतने हल्के से उसको न खारिज कर सकता है न उसे स्वीकार कर सकता है। इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा है कि आयोग लिखित तौर पर पूरे तथ्यों के साथ और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इसका जवाब देगा। अब चुनाव आयोग तो बिना कंफर्म किए कोई आंकड़ा नहीं दे सकता, इसीलिए उसे राहुल के आरोपों का जवाब देने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है, और क्या जवाब दिया जरा सुनिए। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। तो राहुल के दावे में कितना दम है और कितना भ्रम है ये तो चुनाव आयोग जब बताएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का जो दावा कर रहे हैं वो दरअसल दिल्ली चुनाव में हार का बहाना तैयार कर रहे हैं। तो चलिए अब बारी है तीसरी स्टोरी की, और आपको मैं बताता हूं कि भारतीय नस्ल की वो गाय जो ब्राजील में 40 करोड़ रुपए में बिकी है, आखिर उसमें क्या है खास। तो अब आपको उस गाय के बारे में बताता हूं जिसे खरीदना बड़े बड़े धन्ना सेठों के बस की बात नहीं है, और जितने पैसे में लग्जरी गाड़ियों की लाइन लग सकती है उतने पैसे में एक गाय बिकी। ब्राजील में एक पशु मेले में भारतीय नस्ल की इस गाय ने दुनिया की सबसे महंगी गाय होने का रिकॉर्ड बना डाला है। इस गाय को $48 लाख में खरीदा गया है। $48 लाख का मतलब अगर भारतीय रुपए में बात करें तो इस गाय की कीमत है 40 करोड़ रुपए। जी हां, 40 करोड़ रुपए। तो मूल रूप से भारतीय और नेल्लोर नस्ल की इस गाय का नाम वियटिना 19 है, वियटिना 19 है, और 40 करोड़ में बिककर इस गाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। मतलब 40 करोड़ रुपए भैया, इतना सोचिए कि एक गाय की कीमत, यकीन करना एक बार ये मुश्किल है। इन गायों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है, यानी इनका शरीर बीमारियों से बहुत कम प्रभावित होता है और इनके भीतर प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, जिससे गायें बहुत कम बीमार पड़ती हैं। फिर नेल्लोर नस्ल की गायें मूल रूप से आंध्र प्रदेश की हैं वैसे तो, और तेलंगाना वगैरह में भी पाई जाती हैं, लेकिन आज से करीब यूं समझिए कि 200 साल पहले से ही ब्राजील में इनको पाला जा रहा है। और यहां से ये अकेली नस्ल ऐसी नहीं है जिसको कि यहां से ले जा करके और ब्राजील में एक तरीके से उसका नस्ल संवर्धन करके उसको इतनी दुधारू नस्ल के तौर पे विकसित किया गया है।
जैसा कि आपको पता होगा कि ब्राजील में भी थोड़ा मौसम रफ टफ होता है और गर्मी ज्यादा होती है, इसीलिए इस नस्ल की मांग वहां जो है वो बहुत ज्यादा है और भारत से बहुत सारी गायों की ऐसी नस्लें ले जाकर के उन्होंने अपने यहां उनको इस तरीके से डेवलप किया है कि आज वो ब्राजील की सबसे दुधारू नस्लों में से गिनी जाती है। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में 4 प्रमुख नस्लें ऐसी थी गायों की जो कि दुधारू मानी जाती थी। साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी, ये 4 दुधारू नस्लें थी। और इसमें से आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ज्यादातर नस्लें अब इस देश में खत्म होने की कगार पे है, खत्म होने की कगार पे है। अब आप सोचिए कि इस देश की पशुपालन नीति कैसी रही होगी कि इस देश में इन गायों का नामो निशान खत्म होने के कगार पे है। इक्का दुक्का गायें मिलेंगी, कहीं कहीं गौशालाओं में मिलेंगी, लेकिन यहीं से इन नस्लों को ले जाकर के और ब्राजील में उसको सबसे दुधारू नस्ल जहां की 40-40 लीटर दूध देती हैं, वहां पर उनको उस तरीके से विकसित किया गया नस्ल संवर्धन करके। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि यहां से जो गिर गाय है वो ब्राजील में जाकर वहां जीर हो गई। वहां अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आप पाएंगे कि ब्राजील में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल जो है उसमें से जीर भी है, जिसको जो कि असल में हिंदुस्तान की गिर है। और उसी तरीके से यहां की साहिवाल जो कि बहुत ही दुधारू नस्ल मानी जाती है, साहिवाल वहां जाकर ब्राह्मण हो गई, आज भी उसका नाम ब्राह्मण है। वो नस्ल वहां की सबसे दुधारू नस्ल है। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में हमने हॉल्स्टन फ्रीजियन और जर्सी और इस तरह की विदेशी नस्लों को प्राथमिकता दी जो कि असल में ठंडे प्रदेशों में, ठंडे देशों में अच्छा दूध देने के लिए बने हैं और उनका प्रतिरोधक क्षमता भी उनकी कम होती है। हमने वैसी गायों का यहां आयात किया और हमने अपनी नस्लें जो कि यहां के वातावरण और यहां के की प्रकृति और यहां के मौसम के अनुकूल अच्छा कर सकती थी, ज्यादा बेहतर तरीके से इसमें रह सकती थी और दूध दे सकती थी, हमने उन सारी गायों को के नस्ल संवर्धन पर काम नहीं किया और वो आज की तारीख में बहुत कम संख्या में बच गई। तो उसी ढंग से वियेटिना जो 19 है उसमें जो 40 करोड़ रुपए में बिकी, उसके पीछे असल में यही तथ्य है कि जो ये इस नस्ल की गाय है ये असल में आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मिस वर्ल्ड भी है, गायों की मिस वर्ल्ड है। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, वाकई ऐसा है। जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड प्रतियोगिता में वियेटिना 19 को मिस साउथ अमेरिका का खिताब मिल चुका है और वियेटिना 19 के जेनेटिक्स और शरीर की खासियत इसे अपने नस्ल की बाकी गायों से अलग पहचान देती है और इसी खासियत की वजह से दुनिया भर में मवेशी प्रजनन कार्यों के लिए इस गाय के भ्रूण का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो गाय है इसी वजह से इतनी बड़ी रकम के साथ इसको खरीदा गया है। तो एक बार इस पर गौर करने की जरूरत है कि हमने अपने देश में जो हमारे यहां पशुधन था हमने उसका कैसे इस्तेमाल किया कि आपके यहां से वो विलुप्त हो रही हैं और दूसरे देशों में जाकर वो इतना बड़ा असेट, इतना बड़ा इतनी दुधारू नस्ल के तौर पे स्थापित हो रही हैं। इसमें हमें सोचने की जरूरत है। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत।